हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी का चैप्टर नंबर 15, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है। और इसी चैप्टर के इंतज़ार में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा कर रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो, तो उस सिस्टम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और चूंकि हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर एक साथ काम करते हैं, तब जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और चाइल्ड बर्थ की वहाँ पे संभावना होती है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत सारे टर्म्स हैं जो आगे आप फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उस पर ज़रूरत पड़ती है उसकी। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो पोर्शन है मेनली हमको यही देखना है। समझ रहे हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो आ जाता है ये आपका जो क्या कहते हैं मेन है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये टेस्टिस है, ये बहुत ज़रूरी होता है। समझे? दूसरा क्या है, इसमें एपिडिडमिस है, इनके फंक्शन भी अभी पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। एपिडिडमिस है। तीसरा ये इसके ऊपर ये जो क्या कहते हैं टेस्टिस है, ये पूरा इसको कवर करने वाला एक मसल्स है, समझ लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ से ये क्या है, एक पाइप से निकल के जा रही है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। एक क्या है, ये ट्यूब है, समझ लीजिए। ठीक। अब ये निकल के जाती है, यहाँ तक आती है, ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक सेक, एक थैली जैसी चीज़ है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। और इसी के नीचे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से ये वाली क्या है पाइप आ रही है, और यहाँ से ये क्या कहते हैं हमारे ब्लड, क्या कहते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से ये क्या कहते हैं, ये जो पाइप है जिसको यूरेथ्रा हम बोलते हैं, आगे आके इधर, तो यहीं के इसके पास में ये पीला पीला सा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक। अब ये आगे ये पाइप आती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। और इस वाले पूरे इसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेनिस। समझ रहे हैं? और खास तौर से इतना ही दिखता है, लेकिन ये पूरा क्या होता है? पेनिस होता है। और इसके जो ये मसल्स होते हैं, ये स्पेशल टाइप के यहाँ पे मसल्स होते हैं, जिनमें क्या खाली जगह बहुत होती है, उसके अंदर ब्लड फिल होता है, तो फिर इसके अंदर इरेक्शन होता है, यानी ये खड़ा होता है। समझ रहे हैं? इस वाले एरिया को बोलते हैं ग्लैंस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस बोलते हैं इस वाले एरिया को। इसको रूट बोलते हैं। समझ रहे हैं? और इस वाले को शॉफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला जो एरिया है उसको शॉफ्ट बोलते हैं, इसको रूट ऑफ पेनिस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ग्लैंस। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतने ही चीज़ें आपको इसमें ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ों इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वीडियो में पीछे आपको बताया था, जब लल्लन टॉप पे एक वीडियो डाली गई थी डॉक्टर क्यूरेट की, तो मैंने उस वक्त में जो लेक्चर दिए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि जब मैं 15वां चैप्टर पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर आपसे कुछ डिस्कस करूँगा। बहुत डिटेल करने के लिए मेरे पास पूरी प्रिपरेशन थी, लेकिन क्या कहते हैं टाइम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन चूँकि टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो वो उस वीडियो के अंदर डॉक्टर क्यूरेट, जो एक फीमेल हैं, डॉक्टर हैं कि नहीं ये मालूम नहीं मुझे, तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि मास्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं होता है। समझ रहे हैं? उन्होंने ये मतलब क्लेम किया था, और ये लोगों का माइंडसेट बनाया, खास तौर से जो मेल हैं उनका ये माइंडसेट बताया कि इसका कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि ये बहुत डेंजरस उनका सेंटेंस है, इससे कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद होने पे लग चुकी होंगी और कितनी आगे बर्बाद होती रहेंगी। इसलिए कि लल्लन टॉप जो है ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, मिलियंस ऑफ मिलियंस में उसको देखा जाता है। बहुत सारे नौजवानों ने इस वीडियो को एक ही 2 दिन के अंदर 2-3 मिलियन के अंदर देख लिया था। तो आप समझ सकते हो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे समाज के ऊपर पड़ने वाला है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मास्टरबेशन करता है तो उससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है मास्टरबेशन मालूम ना हो, तो एक प्रोसेस होता है कि जो सीमेन बन रहा है ये आता है, जैसे कि आदमी इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये बाहर निकल जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कर रहा है, फिर भी क्या है, कभी सो रहा है तो सोने में वो निकल जाता है, इसको नाइट फॉल बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो वो क्या है, इसमें आगे क्या कहते हैं जो सीमेन है वो फिल होता रहता है, और एक टाइमिंग होती है 15 दिन 20 दिन, या कभी ऐसा होता है कि आदमी को कोई प्रेशर है, टेंशन वगैरह होता है, तो वो क्या है 20 दिन 15 दिन या 1 महीना, किसी अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, तो वो निकल जाता है बॉडी से बाहर। समझ रहे हैं? तो वहाँ से ये बनता रहता है, और क्या अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो भी वो निकलता रहता है।
तो ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई मतलब किसी दूसरे तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा है, हाथ से या किसी भी दूसरे तरीके से इसको बाहर निकाल रहा है, जो ये सीमेन यहाँ पे बन रहा है, तो उसको बोलते हैं मास्टरबेशन। तो मास्टरबेशन आपके समझ चुके होंगे, जिसको हिंदी में हस्तमैथुन बोलते हैं। तो इसका नुकसान वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है। उसकी जो पीछे रीजन बता रही थी, वो बता रही थी कि जो यहाँ से स्पर्म बनते हैं वो मिलियंस में बनते रहते हैं, उनका वो मिलियंस में बनते रहते हैं और हमेशा बनते रहते हैं, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है मास्टरबेशन करने का। ये सिंपल सा उन्होंने क्या है इसके पीछे रीजन बता दिया। लेकिन बहुत सारे नुकसान ऐसे हैं जो उन्होंने मेंशन नहीं किया, उससे आंखें अपनी बंद कर ली, जो कि एक मेल ही समझ सकता है जो उस परेशानी से जो उससे जूझ रहा होगा। और हमारे जो अभी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, तो वही लोग इसमें ज़्यादा फंसते हैं और वही लोग इसके ट्रैप में आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको छोड़ दीजिए अगर कोई करता है तो, या लोगों के जिसके दिमाग में घुस गया है कि ये क्या है, नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है, इसका कोई हार्म नहीं है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, तो उनको समझाइए। क्योंकि आप पेशेंट काउंसलिंग भी करेंगे, आप रिफॉर्मर भी हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, और हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो सही ट्रैक पे हो, वो अपनी एनर्जी लॉस ना करे। अब मैं इसके कुछ नुकसान बताता हूँ कि इससे क्या नुकसान होते हैं, समझ रहे हैं। और ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो फैक्ट हैं, जो रोज़ाना लोग आके हकीमों के पास में और क्या कहते हैं जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनके पास में आके लोग बताते रहते हैं रोज़ाना। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको मोटी मोटी कुछ बातें बता दे रहा हूँ। एक तो ये कि ये जो मतलब शेप है इसमें टेढ़ापन आ जाता है, समझ रहे हैं, ये जो शेप है टेढ़ापन आ जाएगा ऐसे। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, जो लोग मतलब मास्टरबेशन करते हैं ये हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो यहाँ पे मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, चूँकि इसका जो काम है वो कुछ और है। ये जहाँ पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई वेजाइना के अंदर, तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, इस पर ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये और इसका एक्सरसाइज होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी असल वही जगह है, समझे, सिर्फ वेजाइना, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है। अगर कहीं पर भी इसको दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको नुकसान होता है, डैमेज होता है। एक तो मसल्स इसके डैमेज होते हैं, दूसरे यहाँ पे जो इसकी क्या कहते हैं लेयर होती है, स्किन होती है, वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और जब वो सेंसिटिव होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, प्री मैच्योर इजेकुलेशन की शिकायत हो जाती है। और आज के टाइम पे देखेंगे बहुत सारे नौजवान जिनकी मतलब टाइमिंग होती है कि जिनका मतलब ऐसा टाइम होता है कि बहुत अच्छी टाइमिंग हो, बहुत अच्छा स्टेमिना हो, समझ रहे हैं, कि वो मतलब 5-5, 10-10 मिनट परफॉर्म कर सकें सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, अपना टाइमिंग उनकी मेंटेन हो। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है मास्टरबेशन करने की वजह से, ऐसा माइंड सेट बन जाता है और ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे वो मतलब क्या कहते हैं सेट हो जाते हैं कि मतलब अभी आदमी जा रहा है इंटरकोर्स करने, अभी इसको क्या है पेनिस को वेजाइना के अंदर रखता ही है कि एजुकेलेशन हो जाता है। एजुकेलेशन का मतलब कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये सेमेन, जो यहाँ पे क्या कहते हैं सीमेन जमा हुआ है वो फौरन बाहर आ जाता है, समझ रहे। ये कॉमन प्रॉब्लम है मास्टरबेशन की वजह से, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जाओगे देखोगे डॉक्टर्स के पास, लोगों के पास, लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके। और कोई कहता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, जिसका नुकसान है मेल लोग वो न जानेंगे, एक फीमेल को क्या मालूम कि क्या नुकसान होता है इसका। और वो ये कहती है कि ज़्यादा न करे, लेकिन ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं बताई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जब आदमी एक बार करता है, 2 बार करता है, उसको लत लग जाती है, इसको एडिक्शन बोलते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आदमी मास्टरबेशन करता है तो डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन रिलीज होता है तो एक तरीके से एडिक्शन बनाता है, आदमी को अच्छा लगता है, रिवॉर्ड मिलता है ब्रेन को, तो वो बार बार करना चाहता है, समझ रहे हैं। कोई भी आप देखेंगे तो एडिक्शन हो जाता है, जो भी इसको करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो महीने में एक बार करे, वो उसको एडिक्शन हो जाता है, वो हर 2 दिन में 4 दिन में कर रहा है, लगातार कर रहा है, अपनी क्या बहुत सारी चीज़ों को खराब कर लेता है। उसका जो दिमाग फंक्शन करना चाहिए अच्छे से वो नहीं कर पाता, इम्यूनिटी खराब हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, सुस्ती आ जाती है, बदन कमजोर हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, समझ रहे ना। अकेला अकेला रहने लगता है, बहुत सारे लोग सुसाइड करने की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारे इसके नुकसान हैं। तो मेन एक नुकसान तो ये भी है कि आदमी का जो टाइमिंग है वो खराब हो जाती है, और हर मर्द के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी टाइमिंग अच्छी बनी रहे, समझ रहे हैं, उसकी टाइमिंग अच्छी बनी रहे, ये हर मर्द के लिए ज़रूरी होता है। वरना तो क्या है, हस्बैंड और वाइफ में ही नहीं बनती है, आदमी फिर देखते हैं ना अखबारों में ऐड आता है, निराश क्यों, तो ये दवा लीजिए 5000 की, और जो भी ये कर रहा है ये समझ लो पूरी ज़िंदगी वो दवा ही लेता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं साथ में बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डिसीज होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है
कि ये खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये मास्टरबेशन की वजह से भी होता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत मास्टरबेशन की वजह से होती है। और लेकिन इसकी एक वजह ये भी होती है कि जो लोग ये अंडरवियर पहनते हैं बहुत ज़्यादा टाइट वाला और हमेशा दिन रात पहने रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। मतलब अब जैसे कि मान लीजिए जब वो पहन के रखते हो तो ये दबा रहेगा हमेशा, इसको कभी खड़ा होने की, कभी खुलने की, मतलब इसको खुलने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता है। अब एक मैं एग्जाम्पल से आप समझाऊँ, एक रिसर्च किया गया, एक आपने देखा होगा कि टिड्डा आता है, समझ रहे, हमारे यहाँ उसको बोक्का बोलते हैं, टिड्डा आता है, उसको एक 5 मीटर के उसमें केज के अंदर शीशे का, मतलब समझिए कि शीशे का बॉक्स उसके अंदर बंद किया गया। तो उसको 1 महीने के बाद निकाला गया, तो उसकी उड़ान मतलब पहले मान लीजिए 10 मीटर थी, लेकिन अब वो जो छलांग लगाता है वो 5 ही मीटर लगाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है। क्योंकि उसको ये लगा कि अब मेरी मतलब जो पहुंच है, मेरी जो ताकत है वो इतनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो जब छलांग लगाता था वहीं टकरा के नीचे आ जाता था, जब छलांग लगाता टकरा के नीचे आ जाता था, तो उसको लगा कि अब मेरी उड़ान इतनी ही है। फिर उसके बाद उसको निकाल के एक छोटे से 3 मीटर के उसमें रखा गया, और 1 आध महीने के बाद फिर उसको जब निकाला गया बाहर तो इतना ही उड़ पा रहा था, 3 मीटर। उसको ये समझ में आ गया, उसके दिमाग में सोच लिया कि मैं इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकता हूँ अब। उसके बाद उसको एक बहुत छोटे से, समझिए कि वो छोटे से बॉक्स के अंदर रखा गया, उसी को जो पहले 10 मीटर छलांग लगा सकता था सीधे, लेकिन उसको जब बहुत छोटे डब्बे के अंदर रखा गया कुछ दिन के अंदर, फिर वो क्या है, इस लायक हो गया कि वो आधा मीटर भी अब छलांग नहीं लगा सकता है। क्योंकि उसके दिमाग ने सोच लिया कि कई बार जब वो ट्राई करता था, लड़ के नीचे आ जाता था, ट्राई कर रहा है नीचे आ जा रहा है, ट्राई कर रहा है नीचे आ रहा है, तो समझा मेरी ताकत इतनी ही है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाती है, ये ट्राई कर रहा है खड़ा होने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसको दबा दिया जा रहा है, लक्स कोजी और ये ब्रांडेड बहुत सारे बहुत टाइट, तो वो ऐसे पहन लेते हैं। तो वो क्या होगा, ये खड़ा होने के, और मुसीबत ये है कि दिन में तो पहने पहने, रात में भी उसी को पहन के सो रहे हैं, दिन रात 24 घंटे। तो इसको क्या है, मतलब इसको कहते हैं ना, पिंजरे में कैद करके रख दिया। अब ये भूल जाता है कि मुझे खड़ा भी होना है, इसको आता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये चाह भी रहा है होना, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, तो दिक्कत हो जाती है यहाँ से। फिर इसका एक समझिए माइंड सेट बन जाता है, दिमाग का भी और इसका भी, कि मेरी रीच इतनी है कि मैं ऐसे ही झुका ही रहूँ, मुझे होना ही नहीं है खड़ा, मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। अब समझो ये दिक्कत आती है। इसलिए रात में कम से कम आदमी ढीला ढाला सा पहन के सोना चाहिए उसको, ये टाइट वाला न पहन के सोए, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। और भी बहुत सारी बातें एक सेपरेट वीडियो इस पर लाऊंगा कभी, और बाकायदा अगर आपको डाउट होगा तो किसी हकीम से बाकायदा मैं बातचीत भी कराऊंगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी बातें लेके आने वाला हूं। अब यहाँ पे दिक्कत ये सिर्फ मेल के साथ में नहीं, अब बहुत सारी फीमेल भी ऐसा करती हैं, मास्टरबेशन करती हैं, लेकिन मेल के अंदर इसका रेशियो ज़्यादा है। और ये भी इसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारे लोग करते हैं साथ में वो पोर्नोग्राफी के भी एडिक्शन होती है उनको, तो सारी चीज़ें छोड़ देना चाहिए। जो भी पोर्नोग्राफी देख रहा है, समझ रहे, तो वो इस काम को ज़रूर करता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। फीमेल के अंदर इसका रेशियो 40% है यूएस के अंदर, और क्या कहते हैं अपने इंडिया के अंदर बहुत कम है अभी, लेकिन बहुत तेज़ी से हम लोग क्या है उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं जानवरों की तरह से। तो इसलिए क्या है, अपने समाज को बचाना है तो पहले खुद भी बचना है और दूसरों को भी समझाना है कि मास्टरबेशन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैं ये अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो इस फील्ड के माहिर लोग हैं, जो रोज़ाना हज़ारों पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। आप पैसा आपका, सेहत आपकी, अगर पैसा भी बचाना है और शर्मिंदगी से भी बचना है तो आपको ये चीज़ें छोड़ देना चाहिए। जो भी कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया, पेनिस होता है, ये आपको मालूम हो गया, जो रिक्वायरमेंट होती है इसके, उसमें क्या होता है, रूट होता है, वो भी मैंने आपको बताया, उसकी बॉडी होती है सॉफ्ट होता है, और क्या ग्लैंड्स जो ऊपर वाला होता है, बीच में पाइप होता है, यूरेथ्रा बोलते हैं। स्क्रोटम आपको मैंने बता दिया, इट इज़ ए लूज पाउच लाइक सेक, जी नीचे पाउच जैसा एक सेक होता है, एक थैली होती है स्किन का। और ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो पेनिस के नीचे होता है। इसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, समझ रहे हो, और यहीं से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसको नीचे इसलिए रखा जाता है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाए, समझ रहे हैं। अब कोई अगर क्या कहते हैं बहुत टाइट सा, क्या कहते हैं, एक तो जींस पहन लेता है, ऊपर से अंदर बहुत टाइट सा क्या कहते हैं वो अंडरवियर पहन लेगा, तो वो जो ठंडा रहना चाहिए वो ठंडा कहाँ से रहेगा, वो तो गर्म हो जाएगा ना। वो तो बाहर से जब खुला रहता है नीचे साइड से, उसको स्पेस मिलता है, वहाँ पे हवा जाती है, तब वो ठंडा होता है। लेकिन जब उसको हम लोग एकदम सटा देते हैं बॉडी के अंदर ही, उसको बॉडी से अलग किया, गर्मियों में देखते हैं वो लटक जाता है थोड़ा, उसकी वजह यह है कि वो बॉडी से अगर टच रहता है तो वो गर्म रहता है। इसलिए मतलब ये बॉडी का सिस्टम होता है कि उसको ढीला कर दिया जाता है ताकि बॉडी से थोड़ा सा दूर रहे, ताकि वहाँ पे क्या है वो मतलब ठंडा रहे। और ठंडा इसलिए रखा जाता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो सके और अच्छे तरीके से हो सके। टेस्टिकल्स हैव सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स विच प्रोड्यूस स्पर्म, ये वर्ड याद रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यही मेन मतलब सेल होते हैं स्पेशल टाइप के जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इसके फॉर्मेशन के अंदर।
अब एपिडिडमिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आगे जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आप पूछना नहीं कि एपिडिडमिस क्या है, ये क्या है, तो वेस्ट डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो एपिडिडमिस क्या है, तो इट इज़ ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। क्वाइल्ड ट्यूब मतलब होता है जो ऐसे घुमा रहता है, समझ रहे हैं ना, क्वाइल्ड ट्यूब होता है। इट वन साइड इज कनेक्टेड टू द टेस्टिस, इसका एक साइड टेस्टिस से कनेक्टेड होता है और दूसरा साइड वास्ट डिफरेंस से कनेक्टेड होता है, समझ रहे हैं ना। अभी आपको मैंने पीछे दिखाया भी था एपिडिडमिस। इट स्टोर्स स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर करता है, एंड स्पर्म मैच्योर इन दिस ट्यूब, और इसी ट्यूब के अंदर स्पर्म पूरी तरीके से क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो सारा पूरा क्या कहते हैं पूरी तरीके से क्या कहते हैं टेस्टिकल्स के अंदर वो क्या है, मतलब मैच्योर नहीं होता है, लूमेन से निकल के आते हैं और एपिडिडमिस के अंदर ही पूरी तरीके से वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, यानी पूरी तरीके से तैयार होते हैं वो। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस इज डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू यूरेथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर इजैकुलेशन। और वास्ट डिफरेंस क्या है, तो एपिडिडमिस के अंदर ये तैयार हो जाते हैं स्पर्म, तो वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये क्या होता है, एक डक्ट होता है वास्ट डिफरेंस, इसके थ्रू क्या है वो जाते हैं यहाँ यूरेथ्रा के अंदर, और वहाँ से फिर क्या होते हैं वो इजैकुलेशन के लिए तैयार करते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। एजुकुलेटरी डक्ट क्या होता है, तो दिस डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन, यानी कि दो चीज़ें मिल गई है, फ्यूज हो गई हैं, तो क्या क्या चीज़ें मिलती है, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स, ये दोनों मिलती हैं, तो उस वाली जगह को, उस वाले डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेशन करने में काम करता है। तो ये जो क्या कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दो होते हैं, और पाउच होते हैं, यानी सेक होते हैं, थैले होते हैं, ठीक है ना। और किससे अटैच होते हैं, वास्ट डिफरेंस से अटैच होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, तो जो क्या कहते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसी के पास में होते हैं, ठीक है ना, उसी के पास में होते हैं। दे मेक सेमिनल फ्लूइड, ये सेमिनल फ्लूइड बनाते भी हैं और उसको स्टोर करके रखते भी हैं। इट्स और जो सेमिनल फ्लूइड होता है यही क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है, जो क्या कहते हैं सीमेन निकलता है, समझ ना, सीमेन निकलता है, उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड होता है। और सेमिनल फ्लूइड में बहुत ज़्यादा मात्रा होती है फ्रक्टोज की, ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, तो जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है फ्रक्टोज, ठीक है ना, जो इसको गाढ़ा बनाता है। उसके अंदर इंजाइम वगैरह भी होते हैं। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म, और ये जो फ्लूइड होता है ये नरिशमेंट यानी उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, और प्रोटेक्शन भी देते हैं, और इसके मूवमेंट में हेल्प भी करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको मैंने दिखाया, तो ये देखा आपने कहाँ पे होते हैं, वही ब्लैडर के नीचे और सेमिनल फ्लूइड से नीचे होते हैं, इधर साइड में, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सीमेन के फॉर्मेशन में काम करते हैं, ये सीमेन बनवाते हैं। अबाउट 70% सेमिनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस बाय द सेमिनल वेसिकल्स एंड 20 to 30% बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। तकरीबन कितना 70% जो सेमिनल फ्लूइड बनता है वो किससे बनता है, सेमिनल वेसिकल से बनता है, और तकरीबन 20 से 30% कहाँ से बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सेमिनल फ्लूइड बनता है। और एक ग्लैंड होता है बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये भी एक तरीके का ग्लैंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। दीज आर लोकेटेड ऑन दी साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के साइड में क्या होता है, दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसी के नीचे होते हैं ये क्या करते हैं, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस ए क्लियर स्लिपरी फ्लूइड, एक क्लियर और स्लिपरी फ्लूइड यानी जो फिसलने वाला फ्लूइड है वो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड पोर डायरेक्टली इनटू यूरेथ्रा, और सीधे यूरेथ्रा के अंदर उसको डाल देते हैं। दिस फ्लूइड लिब्रिकेट द यूरेथ्रा, और जो यूरेथ्रा जो ट्यूब है उसको ये लिब्रिकेट करते हैं, लिब्रिकेट का मतलब उसको चिपचिपा कर देते हैं ताकि उधर से यूरिन आए, कोई भी चीज़ आए तो बड़ी आसानी से बहता हुआ चला जाए, ठीक है ना। और दूसरा इसका काम क्या होता है कि जो एसिडिटी हो जाती है यूरिन के पास आउट होने की वजह से, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। पेशाब के बाद आपने देखा हो कई बार थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, तो वो यही होता है, ठीक है ना, ताकि जो एसिड की वजह से यूरेथ्रा में कोई दिक्कत ना आए तो उसको साफ करने के लिए वो निकलता है। अब एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। इसमें दो क्या कहते हैं ऑर्गन होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल में क्या क्या चीज़ आती है, तो यूट्रस आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब आता है, ओवरीज और सर्विक्स आते हैं। और जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको जेनाइटल्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जेनाइटल्स। जो एक्सटर्नल होते हैं उसको जेनाइटल्स बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया मिनोरा आता है, और वेजाइनल ओपनिंग आती है जिसको वेजाइना बोलते हैं, और क्या आता है क्लिटोरिस आता है, और क्या आता है यूरेथ्रल ओरिफिस आते हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं या जो ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं, तो इसको हम सबको मिला के वुल्वा बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वुल्वा बोला जाता है। इस पूरे एक्सटर्नल वाले को क्या बोला जाता है, वुल्वा बोला जाता है। तो इसका क्या कहते हैं,
ये इसका डायग्राम है। तो ये इंटरनल वाला है, तो इंटरनल वाले में क्या आता है, ओवरीज आ जाती है, फिलोपियन ट्यूब आ जाता है, यूट्रस आ जाता है, और क्या आता है, सर्विक्स आ जाता है। अब ये सर्विक्स क्या है, तो ये वेजाइना से और यहाँ तक यूट्रस तक का जो ये होता है इसको तो हम लोग वेजाइना बोलते हैं, यानी जो यहाँ से ओपनिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ तक का इसको वेजाइना बोलते हैं। इसकी लेंथ तकरीबन 10 सेंटीमीटर या थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। और यहाँ से जहाँ से ये ओपनिंग होती है यूट्रस की उसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक। तो ये इंटरनल सेक्स ऑर्गन हो जाता है और ये एक्सटर्नल होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या कहते हैं, यहाँ जो हेयर वगैरह होते हैं उसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, और इसके बाद ये वाला जो एरिया होता है, समझ रहे हैं, इसको लेबिया मेजोरा बोला जाता है। और उसके बाहर ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, समझ रहे हैं, उसको लेबिया मिनोरा बोला जाता है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो एक लेयर सी आपको दिख रही होगी, समझ रहे हैं, ये पतली सी यहाँ पे, तो इसको हाइमेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं। और ये जो है ये इसको बोला जाता है वेजाइनल ओपनिंग, जिसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा तो पता होना चाहिए, ये वाला होता है जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। और ये वाला जो होता है ये होता है पेशाब करने के लिए, जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। और यहाँ पे मतलब एक क्या कहते हैं मसल्स होता है जिसपे मतलब टच किया जाता है, तो एक तरीके से एक्साइटेशन और क्या कहते हैं मतलब हैप्पीनेस फीलिंग होती है फीमेल को, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है यूरिन को पास आउट करना, और कुछ नहीं है इसका काम, ठीक है ना। ये सीधे कहाँ से जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है ब्लेडर से, और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है वो ये है, ठीक है ना, यहाँ से ये वेजाइना होता है पूरा। और जो क्या कहते हैं जो इंटरनल वाला होता है वो ये वाला होता है, ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें मैंने इसको यहाँ पे अलग से इसलिए लगाया है, इसकी जो क्या कहते हैं यूट्रस की लेयर होती है वो दिखाने के लिए मैंने आपको ये बनाया है, ये दिखाया है। इसको काटा जाए ऐसे अगर बीच में से, तो ये यूट्रस को, तो ये जो अंदर वाली सबसे लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। बीच वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इसको बोलते हैं एपीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली को, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। तो फ्रेंड्स लाइट कट गई थी, इसलिए अब मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको मेरा ड्रेस भी अलग दिख रहा होगा। लेकिन आपको ज़्यादा अपना फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए, न कि मेरी पर्सनालिटी पे, कि मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं कैसे रह रहा हूँ, मेरे बाल हेयर स्टाइल क्या है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं, समझ रहे हैं। तो एक क्या इसके अंदर ओवरीज हैं, क्या है, ओवरीज होती हैं। ओवरीज आर ए पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड, ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं, दोनों साइडों में दिख रहा है आपको, ये ग्लैंड्स हैं, ओवरीज हैं। और इनका जो साइज और शेप होता है वो क्या होता है, जो आमंड होता है उसी के जैसा होता है तकरीबन, समझ रहे हैं ना, जो बादाम होता है उसी के जैसा इसका शेप होता है, और साइज भी तकरीबन उतना ही होता है। और ये क्या है, जो पेल्विक कैविटी होती है उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होते हैं। और क्या है, टू दी अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस, और जो ये यूट्रस है इसके अपर पोर्शन के साइड में होते हैं ये, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, तो ये फीमेल हार्मोन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, समझे, इससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और जो ओवा होता है जिसको कॉमनली एग कहा जाता है, ओवम कहा जाता है, तो वो यहीं से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं कौन, ओवरीज, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब है, तो ये जो ट्यूब दिख रहा है ये फेलोपियन ट्यूब होता है। दीज आर पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स, ये क्या है, मसल्स के बने हुए ट्यूब्स होते हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं, लेफ्ट और राइट अपर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस, अपर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ओवरीज तक जाते हैं। और इनका काम क्या, इनको ओविडक्ट भी कहा जाता है, और यही तो ओवम को लेके आते हैं यूट्रस के पास में, समझ रहे हैं ना, यही क्या कहते हैं लेके आने का काम करते हैं, इसी पाइप के थ्रू ओवम आता है, एग आता है यूट्रस में। यूट्रस क्या होता है, इट इज ए होलो मस्कुलर पेयर्ड शेप ऑर्गन, ये क्या होता है, एक होलो यानी खाली सा बीच में, और क्या होता है, पेयर्ड शेप का होता है। पेयर एक फल आता है जिसको नाशपाती बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है पतला होता है, नीचे का पोर्शन मोटा होता है, समझ रहे, इस टाइप से होता है कुछ हो। इसी को उल्टा कर दें तो इसी जैसा ओवरी होता है, नीचे से मोटा ऊपर से पतला जैसा होता है, ठीक है ना। तो पेयर शेप का होता है। और कहाँ पे होता है, इट इज लोकेटेड बिटवीन ब्लेडर एंड रेक्टम, जो रेक्टम है और जो ब्लेडर होता है उसी के बीच में ये क्या होता है, पाया जाता है, ब्लेडर और रेक्टम के बीच में लोकेटेड होता है। अब इसकी 3 मेन लाइनिंग होती है, जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है ना। ये मायोमेट्रियम जो होती है सबसे मोटी होती है और मस्कुलर होती है, मसल्स होता है ये, समझ रहे हो। और सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपीमेट्रियम, और यही वो जगह है जहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो नरिश्ड होता है और डेवलप होता है। नरिश मतलब उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है और क्या कहता है उसको डेवलप किया जाता है, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी पूरी डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, यूट्रस के अंदर होती है। एक ऑर्गन है इसका वेजाइना, इट इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, ये क्या है, एक इलास्टिक होता है और मस्कुलर ट्यूब होता है,
समझ रहे हैं ना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि तकरीबन ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है तकरीबन, यानी ऑलमोस्ट इतनी लंबी हो सकती है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द वेजाइना ओपनिंग टू द सर्विक्स, और वेजाइना ओपनिंग से सर्विक्स तक ये जो मतलब पोर्शन होता है उसको पूरे को क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। सिर्फ ओपनिंग को वेजाइना नहीं बोला जाता है, बल्कि एक लंबा ट्यूब है ये। इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होता है जिनकी खास तौर से शादी नहीं हुई है, वो मतलब क्या कहते हैं, वो कहते हैं अरे यार इतना लंबा है तो इतना ही लंबा पेनिस भी चाहिए पेनिट्रेशन के लिए, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो ज़रूरी नहीं होता है। समझ रहे हैं, अगर किसी का क्या कहते हैं, अगर किसी के पेनिस का साइज 2.5 सेंटीमीटर भी है तो बहुत अच्छे से सेटिस्फैक्टरी तरीके से वो क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जो वेजाइना के अंदर सेंसरी नर्व्स होते हैं वो शुरू में ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये क्या कहते हैं वेजाइनल ट्यूब है, तो ये जो शुरू के जो पोर्शन है ना, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं कि सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक हैं और जब पेनिस यहाँ तक पहुँचेगा तभी जाके क्या है मतलब फीमेल को सेटिस्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व्स यहीं पे होते हैं शुरू में ही। तो अगर थोड़ा सा पोर्शन भी जाके मतलब यहाँ पे टच कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन कर रहा है पेनिट्रेशन करते टाइम पे, तो फिर उसको क्या है मतलब फीमेल को, उसके लाइफ पार्टनर को सेटिस्फेक्शन होता है। वहाँ से फिर क्या है वो नर्व्स मैसेज भेजते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या कहते हैं बिगिनिंग पार्ट में ही होता है जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और वो क्या कहते हैं प्लेजर सिग्नल्स, यानी जो प्लेजर हो रहा है, खुशी, एक अच्छा सा लगता है फीमेल को या मेल को भी लगता है, तो जब इंटरकोर्स होता है दोनों के लिए होता है, तो जो प्लेजर की फीलिंग है वो सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो वो एरिया क्या है वो यहीं पे होता है, शुरू में ही होता है। इसलिए साइज बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी इज्जत गंवाई इस चक्कर में कि कैसे साइज़ को बढ़ाया जाए। अगर मैंने बताया 2.5 से 3 इंच के बीच में भी है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जापानी तेल और ये तेल वो तेल के चक्कर में आपको टाइम अपना और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब एक टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इस टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पढ़ाया है, तो उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी क्या है वो आपको बताना है। तो उससे पहले कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ें, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें आपको मालूम होना चाहिए, ताकि मैं उसको जब समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दी मेंस्ट्रुएशन इज कॉमनली नोन एज वुमेन्स पीरियड। इसको क्या है पीरियड के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं ना। मेंस्ट्रुएशन को एमसी भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पीरियड्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है और जो हर महीने क्या होता है रिपीट होता है। कहाँ से, मीनार्की से लेके क्या कहते हैं मेनोपोज तक, समझ रहे हैं ना। मीनार्की मतलब ये होता है जब फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं पीरियड्स आते हैं उसको मीनार्की बोलते हैं, और जब क्या कहते हैं वो मतलब मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाते हैं तो उस टाइम को बोला जाता है मेनोपोज। समझ रहे, ये टर्म्स याद रखिएगा, ये आपको कई जगह आगे भी आते हैं, समझ रहे ना, ये मेनोपोज वगैरह, तो इसको याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है, चूंकि ये मेंस्ट्रुएशन क्या है बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, समझ रहे ना, हर महीने होता है ये। और क्या कहते हैं द एवरेज गैप बिटवीन 2 मेंस्ट्रुएशन इज 28 डेज। और एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन यानी एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में कितना गैप होता है, तो नॉर्मली 28 दिन होता है। 25 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, लेकिन इन एवरेज 28 दिन होता है, समझ रहे ना। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये बताता है कि ये प्रेगनेंसी के चांसेस को बताता है। जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है वो औरत या वो महिला क्या बांझ मानी जाती है, यानी वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये जिसको भी मेंस्ट्रुएशन आता है तो ये इस चीज़ को बताता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, समझ रहे हैं ना, यानी वो बच्चा को जन्म देने के काबिल है। और क्या है, व्हेन मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटेड आफ्टर अराउंड 40 डेज न्यू एग इज रिलीज्ड बाय ओवरी, इट इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये टर्म आता है कई बार के ओवुलेशन क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके तकरीबन 14 दिन के बाद एक नया एग यानी ओवम रिलीज होता है ओवरी से। ये फीमेल के अंदर दोनों साइडों में ग्लैंड होते हैं, तो वहां से क्या दोनों साइड में होते हैं, तो एक बार इस साइड से एग रिलीज होता है, एक बार दूसरे साइड से एग रिलीज होता है हर महीने, समझ रहे हैं ना। एक महीना इधर से होगा, एक महीने में उधर से होगा। तो कह रहे हैं जब मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके तकरीबन 14 दिन के बाद क्या होता है रिलीज होता है, समझ रहे हैं, जिसको ओवम बोलते हैं, एग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि मेरे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब क्या कहते हैं 35 से ऊपर के भी, चूंकि हमको ये भी पता चलता है कि हमको किस एज के लोग देख रहे हैं, तो 18 से लेकर 40 के बीच के ज़्यादातर हमको देखते हैं, समझ रहे हैं ना।
तो इसमें ये जैसे बहुत सारे मतलब ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों के मतलब वो चाहते हैं बेबी करना, समझ रहे हो ना, लेकिन उनके बच्चे होते नहीं हैं। तो एक गलती वो ये भी करते होंगे, हो सकता है ये भी मतलब बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि मतलब ओवम तो रिलीज़ हो रहा है 14 को, ये कितना रहेगा, बहुत ज़्यादा मान लीजिए 24 घंटे 48 घंटे रह रहा है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो क्या है, उस टाइम पे तो वो सेक्स कर नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं मतलब मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ दूसरे दिन मतलब वो कर रहे हैं, उस टाइम पे ओवम है ही नहीं, और जो स्पर्म जाएगा उसकी भी लाइफ तकरीबन 24 घंटे होती है, समझ रहे हैं ना। उनके मतलब यूट्रस के अंदर मान लीजिए आपका पहुंच गया स्पर्म, तो उसकी भी लाइफ कितने हैं, 24 घंटे है। तो वहाँ पे स्पर्म क्या है, ओवम के साथ मतलब मिल ही नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, समझ रहे। ऐसे ही मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन के बाद, इसे यानी 12 से 14 15 18 के बीच में उसने क्या है मतलब इंटरकोर्स नहीं किया, वो कर रहा 20 को 25 को, तो उस टाइम पे भी ओवम नहीं होगा। तो जिसको भी ये दिक्कत है यानी बेबीज नहीं हो रहे हैं, और तो उनको इस टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए। और क्या है, द एग प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर्स, समझ रहे हैं ना। जो ओवुलेशन हो गया तो उसमें जो क्या कहते हैं ओवम रिलीज हुआ, कितने 24 घंटे तक तकरीबन रहता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि द एग्स प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 24 आवर्स, समझ रहे हैं। जो वहाँ से जब रिलीज हो गया एग या ओवम जिसको कहते हैं, तो वो 24 आवर्स के लिए ही वहाँ पे रहेगा, समझ रहे हैं। उस बीच में अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। और क्या होता है, जो एग है वो मूव करके जाता है यूट्रस के पास में, यानी यूट्रस में चला जाता है और फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, समझ रहे हैं। इफ द एग नॉट फर्टिलाइज, द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम ब्रोकन एंड गेट आउट्स विद ब्लड। और ये कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यानी यूट्रस के सबसे अंदर साइड में, समझिए ये मान लीजिए यूट्रस है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एक लाइनिंग डेवलप होती है, समझ रहे हैं ना। एक लाइनिंग डेवलप होती है किस काम के लिए, ताकि अगर ये स्पर्म इसके साथ में आके मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक लाइनिंग डेवलप होती है न्यूट्रिशन के लिए, समझ रहे हैं। तो ये वाली जो लाइनिंग होती है ये परमानेंट नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये टूटना शुरू हो जाती है और उसका पूरा एक प्रोसेस है, आगे अभी पढ़ने वाले हैं आप। तो ये टूटती है और फिर क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है ब्लड के साथ में, प्योर ब्लड होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये इम्प्योर ब्लड है, नहीं, यूट्रस के जो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आती है वहाँ पे भी प्योर ब्लड आता है, समझे, अच्छा ब्लड होता है, कोई खराब ब्लड नहीं होता है। और भी इसका जो मटेरियल है ये सब भी निकलता है, और यहाँ पे म्यूकस वगैरह भी होता है, वो भी निकलता है, और ब्लड भी क्या है उसके साथ में, वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है। तो ये होता है मेंस्ट्रुएशन। ये थोड़ा सा आपने पढ़ा, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आगे ये डिटेल पढ़िए। अब ये कि स्टेप्स एंड फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो क्या कहते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके स्टेप्स हैं कई सारे, या उसको फेजेस बोलते हैं, तो वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। और ये जो मतलब होता है, ये क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारा कुछ होता है, समझ रहे हैं ना। और इसमें मेन रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और भी हैं लेकिन ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। ये कह रहे हैं द राइज एंड फॉल ऑफ हार्मोन्स ट्रिगर द स्टेप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके स्टेप्स को ट्रिगर करते हैं हार्मोन, यानी उनका कम जो सेकेंडरी वो साइट है, तो सबसे पहला जो मैच्योर हो चुका होता है, और ये जो फॉलिकल्स हैं वो रप्चर होते हैं। और ये क्या होता है, जब रप्चर होते हैं यानी मेम्ब्रेन का फटता है, तो ये जो सेकेंडरी वो साइट है ये सीधे कहाँ पे आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, ओवरी से निकल के ये आ जाता है, शुरू हो रहा है फैलोपियन पहला दिन अंदर, समझ रहे हैं। अब उसके बाद आता है प्रोसेस मेयोसिस सेकंड, पहले दिन हुई है। अब ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। अगर ये स्पर्म के साथ में इसकी मीटिंग हो जाती है, स्पर्म इसके साथ में मिल जाता है, इसको पेनिट्रेट करके अंदर इसके घुस जाता है, तो लाइनिंग यानी इनर कंप्लीट होता है मेयोसिस सेकंड, एक लाइनिंग बनती है। और जब मेयोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तब बनता है मैच्योर ओवम। क्या बनता है, एक मैच्योर ओवम बनता है। और क्या कुछ सेकेंडरी पोलर बॉडीज बनते हैं। और जो क्या कहते हैं मेयोसिस सेकंड जब कंप्लीट होता है तो एक बनता है वहां पे मैच्योर ओवम, समझ रहे हैं, जो कि फर्टिलाइज हो चुका है। और दूसरे बनते हैं कुछ वहां पे सेकेंडरी, और कुछ बनते हैं वहां पे सेकंड पोलर बॉडीज के अंदर, जिसको तो जो पोलर बॉडीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो कहते हैं ओवम है ये आगे प्रोसेस होता है क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और आगे फिर क्या होता है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है वहां से एक बेबी का, यहाँ से रिलीज हो गया तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, ये एम नहीं है एन है, प्रोजेस्टेरोन, समझ रहे हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये एंडोमेट्रियम को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है और उसको मोटा बनाता है, समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहीं से एंडोमेट्रियम बन रहा है, यूट्रस के अंदर जो यूट्रस है, समझ रहे हैं ना,
तो इसके अंदर एंडोमेट्रियम बना हुआ है, वो पहले ही बनता है, समझ रहे हैं ना। पहले दिन की ब्लीडिंग मतलब शुरू हुई उसी के वक्त से क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन वगैरह भेजना शुरू कर देता है और इसकी प्रिपरेशन होती रहती है। लेकिन इसको और मोटा करता है और इसको क्या कहते हैं मतलब मजबूत बनाता है, इसको प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है यहाँ से आपके कॉर्पस ल्यूटियम से, ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, समझ रहे हैं ना, प्रोजेस्टेरोन, तो इसको और क्या करता है मोटा कर देता है और इसको क्या कहते हैं मतलब ठीक करता है, मजबूत बनाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी स्पर्म और ओवन की मीटिंग नहीं होती है तो क्या होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है, यानी अब वो टूटने लगता है खुद। ये जो आपका पहले से था ये खुद क्या होता है डीजेनरेट होता है, टूटने लगता है। और जब वो डीजेनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो भी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और जब इसका लेवल कम होता है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, समझ रहे हैं, ब्लड वेसल्स पतले पतले से ये क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कम हो जाती है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। एंड द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बिकम वीक्स, और फिर उसकी वजह से जब इनको क्या है मतलब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो ये कमज़ोर हो जाती हैं ये। उसके बाद क्या होता है टूटने लगती हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। दूसरा स्टेप है फॉलिक्यूलर फेज। दिस फेज बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग ऑफ पीरियड। सबसे पहला जो पहला दिन है ब्लीडिंग का यानी पीरियड का, उस दिन से ये क्या कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज शुरू होता है। और कहाँ खत्म होता है, ओवुलेशन पे खत्म होता है, यानी समझिए कि 14-15 दिन तक तकरीबन रहता है ये वाला फेज। अब इसमें क्या होता है ड्यूरिंग दिस फेज पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये कई बार आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा ध्यान देना, असल इसका फंक्शन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉलिक्यूलर फेज है इस फेज में क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल्स को क्या कर रहा है स्टिमुलेट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। विच ट्रिगर्स 3 to 30 फॉलिकल्स टू ग्रो। और क्या करता है ये तकरीबन 3 से 30 फॉलिकल्स को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, यानी उनको जगाता है, उनको एक्टिवेट करता है, उनको समझाता है, करता है भाई तुमको अब ग्रो करना है, समझे, तो उनको ग्रो कराता है फॉलिकल्स को। ईच फॉलिकल्स हैज़ एन एग। हाँ एक चीज़ और, ये फॉलिकल्स क्या हैं तो ओवरीज के अंदर समझिए कि छोटे छोटे दाने जैसी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे क्या है दाना होता है ना, ऐसी चीज़ें होती है वो फॉलिकल्स हैं, छोटी छोटी थैलियाँ समझ लीजिए। तो ये जब हार्मोन आता है तो उनको स्टिमुलेट करता है यानी उनको तैयार करता है, वो ग्रो करने लगते हैं, वो बड़े होते हैं। और फिर क्या होता है हर फॉलिकल के अंदर एक एग होता है, समझ रहे हैं, तो जब वो ग्रो करते हैं तो एग भी क्या होता है ग्रो करता है। फाइनली ऑल द फॉलिकल्स बिगिन टू ब्रोकन। और फिर क्या होता है आखिरकार जितने भी फॉलिकल्स हैं सब टूटने लगते हैं, सिर्फ एक बचता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा होता है सक्सेसफुल जो कि ओवम के साथ में जाके दोस्ती कर पाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है तकरीबन 30 के करीब क्या कहते हैं फॉलिकल्स तैयार हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक भी बन रहे हैं, लेकिन सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही होता है, एक ही सक्सेसफुल ओवम है जो आगे जाता है, जो मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है, समझा। तो जो ये बचा हुआ एक फॉलिकल है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करता है एस्ट्रोजन रिलीज करता है, क्या करता है एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एंड दिस एस्ट्रोजन ट्रिगर द यूट्रस टू डू प्रिपरेशन फॉर द एग। और ये जो एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो समझिए कि एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग बनना शुरू होती है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो ये ट्रिगर करता है यूट्रस को, और फिर यूट्रस के अंदर ये लाइनिंग जो है समझ रहे हैं ना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं। ड्यूरिंग डेज 10 to 14 द रिमेनिंग फॉलिकल्स फॉर्म ए फुल्ली मैच्योर एग। यानी कि मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन शुरू हुआ उसके बाद से कह रहे हैं कि 10 से 14 के बीच में जो क्या कहता है रिमेनिंग फॉलिकल है जो बचा हुआ है, बाकी तो सब डिस्ट्रॉय हो गए, जो बचा हुआ है फॉर्म्स ए फुल्ली मैच्योर एग, समझ रहे हैं। तो ये 14 दिन के अंदर अंदर क्या है एक मतलब बहुत अच्छे से डेवलप्ड मैच्योर, यानी समझिए कि पूरी तरीके से तैयार एक ओवम तैयार कर देता है वो, समझ रहे हैं। एक ओवम क्या है बहुत अच्छे से डेवलप, सारी चीज़ें सारे एकदम मतलब ठीक एक ओवम बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फेज आता है ओवुलेशन का। तो दिस फेज अकर्स नॉर्मली अबाउट एट डे 40 इन ए 20 days मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 20 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, समझ रहे हैं, यानी 28 दिन का मतलब एक गैप हो रहा है इन एवरेज, तो कह रहे हैं कि उसमें जो 14वां दिन होता है
तकरीबन उसी दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो ओवम जो एक तैयार हो चुका है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि 10 और 14 के बीच में पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है, तो जो ओवम तैयार हो चुका है वो रिलीज होता है। उसके रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, उसको बोलते हैं LH हार्मोन। समझ रहे ना, LH हार्मोन का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, इट कॉजेज द ओवरी टू रिलीज एग, ये ओवरी को जाके मतलब समझाता है, उसको मतलब ट्रिगर करता है कि वो एग को क्या करें, रिलीज कर दें, क्या करें, एग को रिलीज कर दें। और जब एग रिलीज होता है यानी ओवम जब रिलीज होता है ओवरी से, उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी आपको फंक्शन समझ में आ रहा है, FSH रिलीज हो रहा है, क्या कर रहा है, समझ रहे हैं। और क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, समझ में आ गया आपको। तो ओवुलेशन क्या होता है। उसके बाद आता है अगला फेज, उसको बोलते हैं फोर्थ वाले को ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। दिस फेज स्टार्ट आफ्टर ओवुलेशन। समझ रहे हैं। और ये वाला फेज ओवुलेशन हो गया उसके बाद से शुरू होता है। और ये वाला फेज कब तक रहता है, 15वें दिन से लेकर 28 दिन तक रहता है, 28वें दिन तक रहता है। और इसमें क्या होता है, जो अंडा है, जो ओवम है, वो ओवरी को छोड़ देता है, निकल जाता है वहां से, एंड बिगिंस टू ट्रेवल थ्रू फेलोपियन ट्यूब टू यूटरस। और क्या कहता है, वहां से ट्रेवल करना शुरू करता है यूटरस की तरफ। समझ रहे, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज। और इस टाइमिंग में प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है। इन प्रिपेयर्स द यूटरस फॉर प्रेगनेंसी, और यूटरस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। इफ द एग बिकम फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, एंड अटैचेज इटसेल्फ टू यूटरस, और वो जाके यूटरस में अटैच हो जाता है, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर वो यूटरस के अंदर पहुंच जाते हैं दोनों, वो मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है, तो उस कंडीशन को, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ रहे हैं ना। और उसी टाइम पे क्या होती है, जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल कम होता है। एंड ड्यू टू दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन रिड्यूस, और इसकी वजह से फिर क्या है, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी ब्लड की सप्लाई कम होती है। और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या होती है, पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और फिर क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है। एंड एट द डे 28 और 28वें दिन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज, और 28वें दिन फिर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। और इसका जब लेवल बढ़ता है तो फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने लगता है यूट्रस के अंदर। समझा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये लाइनिंग है, समझ रहे हैं, ये लाइनिंग है यूट्रस के अंदर की ये, और इसी के साथ में चिपकी हुई है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हैं ना, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये लाइनिंग भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो कमज़ोर हो चुकी है तो वो क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं ना। और जब टूटती है तो उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम, और जब वो क्या होता है, टूटती है, सिस्टम है कि ब्लड भी यहाँ से रिलीज होने लगता है, और ब्लड के साथ में ये सब सारा क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो पूछा है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो क्या कहते हैं, जो स्पर्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जो कि मेल के थ्रू, मतलब क्या है, जो मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और क्या कहते हैं, ओवम का जो फॉर्मेशन होता है जो फीमेल के अंदर होता है, तो उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसके मतलब बनने के, उसके फॉर्मेशन को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। और इन दोनों के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। और क्या कहते हैं, जो स्पर्म है और जो ओवम है दोनों को गैमीट्स बोलते हैं। स्पर्म को भी गैमीट्स बोलते हैं और ओवम को भी गैमीट्स बोलते हैं। इसलिए इन दोनों के फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक साथ बोला जाए तो उसको बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस, और अलग अलग बोला जाए तो स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन को बोलेंगे oogenesis। तो क्या कहता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है ना। टेस्टिकल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं।
और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल, या उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। यानी जो भी मेल है, समझ रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं ये सेल, ये क्या कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर स्पर्म और उसके अंदर जर्म सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म बनाने की जहाँ से शुरुआत होती है उसको क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं, या उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये मतलब प्रेजेंट होते हैं, यहीं से शुरुआत होगी स्पर्म के बनने की, समझ रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते गुजरते आखिर में जाके एक मैच्योर स्पर्म बन जाता है। अब जो क्या कहता है स्पर्मेटोगोनियम है ये क्या है, मतलब कई सारे स्टेप से गुजरने के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये कहाँ बनता है, टेस्टिकल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वहाँ तक तो उसमें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ तक बनता है, और उसके बाद उसको मूव कर दिया जाता है कहाँ पे, एपिडिडमिस के अंदर। आपने देखा टेस्टिस के ऊपर एक क्या था, छोटा सा एक क्या था कॉइल्ड शेप का होता है, तो उसमें भेजा जाता है जिसको बोलते हैं एपिडिडमिस। तो किस रास्ते से भेजा जाता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। आप इसको एक चीज यहाँ पे देखिए, ये क्या कहते हैं टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो समझ रहे हैं यहाँ पे ये क्या होता है, एक तरीके से समझिए बीच में रास्ता होता है, यहाँ पे क्या है बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं, समझ रहे हैं। ये एक ट्यूब जैसा है, ये टेस्टिस के अंदर है, तो यहाँ पे होते हैं जर्म सेल। क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं बहुत सारे, जिसको आप क्या है स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं या जर्म सेल कह लीजिए, ठीक है ना, जर्म सेल है। अब यहाँ से क्या होता है, जब मतलब स्पर्म बनाना होता है रहता है तो हार्मोनल सिस्टम है वो चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इनको स्टिमुलेट किया जाता है, तो ये आगे इनका क्या होता है फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, फिर मियोटिक होता है, मियोसिस होता है, आगे आप पढ़ेंगे उसको। तो समझ रहे पूरा यहाँ से ये बनता हुआ आता है, और क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं ना, ये इसको हेल्प करते हैं, नरिशमेंट करते हैं उसको, समझ रहे हैं ना, यानी उसके बनने के लिए जो भी जरूरत होती है खाने की, एनर्जी की, जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब कौन पूरा करते हैं, ये जो सेल्स होते हैं। और ऐसा नहीं कि यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है, ये इनका इसका फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म क्या कहते हैं, यहाँ पे भी जर्म सेल हैं, ये जो खाली जगह यहाँ पे जर्म सेल होते हैं, और ये असल में यहाँ पे नहीं होते, असल में ये जो क्या कहते हैं ये मेम्ब्रेन है इस पे होते हैं, इसके साथ में टच होते हैं, समझ रहे ना, और यहाँ से इनका फॉर्मेशन शुरू होता है तक बन जाते हैं, और वहां तक ये क्या कहते हैं हेल्प करते रहते हैं, कौन, सर्टोली सेल्स। उसके बाद क्या कहते हैं इसको आगे फॉर्मेशन करने के लिए आता है टेस्टोस्टेरोन। कई बार आपने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन के बारे में, तो ये आता है और पूरी तरीके से इसको मैच्योर कर देता है, और फिर उसके बाद ये खाली जगह जिसको ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन खाली जगह ट्यूब का, तो यहाँ इसके थ्रू फिर क्या है ये बाहर चले जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, एपिडिडमिस के अंदर जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कहाँ जाते हैं, एपिडिडमिस के अंदर चले जाते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, टेस्टिस के अंदर, अब वहाँ से निकल के जाते हैं एपिडिडमिस में, और वहाँ जाके पूरी तरीके से वो मैच्योर हो जाते हैं और स्टोर होके वहाँ पे रहते हैं, समझ रहे हैं। और कब तक रहते हैं वहाँ पे, कि जब तक कि वहाँ से अब उनको बाहर फेंकने की जरूरत है, यानी इजेकुलेशन बोलते हैं जिसको, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है आदमी तो वो निकलते हैं, तो सीमेन के साथ में फिर बाहर निकलते हैं, तो तब तक वो कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं एपिडिडमिस के अंदर, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर वहाँ से क्या आते हैं, ये क्या कहते हैं यूरेथ्रा के अंदर, और बाहर निकाले जाते हैं सेमिनल फ्लूइड के साथ में मिक्स होके। और क्या कहते हैं जो सर्टोली सेल्स हैं इनके फंक्शन को रेगुलेट करता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये इसको क्या करते हैं, मतलब इसके फंक्शन को, सर्टोली सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं जो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा स्पर्मेटोगोनियम, आपने पढ़ा ना स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनियम ये है। तो यहाँ से इसका प्रोसेस शुरू होता है, तो ये अपने जैसे दो सेल बनाता है, समझ रहे हैं ना, जो मियोटिक जब क्या कहते हैं मीटोसिस हो रहा है तो ये दो सेल बनाता है और डिप्लॉयड होते हैं। 2n का मतलब होता है कि डिप्लॉयड यानी दो जोड़ी हैं, यानी कि क्या कहते हैं जैसे कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 बार 23 क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं 2n, ठीक है ना, डिप्लॉयड होते हैं ये। तो ये क्या बनाते हैं, दो तरीके के अपने ही जैसे दो बना देते हैं, समझ ना, जब क्या कहते हैं मिटोसिस होता है तो दो बनाते हैं, एक, ठीक है ना, और ये भी 2n है।
और ये भी 2n, ये अपने जैसा 2 बना लिए, ये वापस से फिर यहाँ पे आ जाता है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, ये डिवाइड हुआ और 2 बन गए, ये डिवाइड हुआ 2 बन गए, तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आगे कैसे बनेगा। तो इसलिए क्या होता है, मिटोसिस होता है, यानी अपने जैसा 2 बनाता है, तो एक से तो आगे का प्रोसेस चलता है और ये एक वापस से फिर आगे यहाँ पे क्या है, समझिए कि जो स्पर्मेटोगोनियम है या जर्म सेल है वो वापस से आके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। तो पहले स्टेप में क्या होता है, मिटोसिस होता है, और जब मिटोसिस होता है तो वहाँ पे क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, 2 बनते हैं, एक वापस चला जाता है और एक से आगे प्रोसेस चलता है। अब ये जो क्या कहते हैं बी, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी, सिंगल, आप इसको नाम नहीं देंगे तब भी चलेगा, आपको सिंगल ऐसे बना देंगे। उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद अब होता है मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। अब मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो फिर क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं डिप्लॉइड सेल है ये टूटता है और हैप्लॉइड बन जाता है, यानी अब सिंगल क्रोमोसोम है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना, बस यही आपको प्रोसेस ऐसे याद करना है। समझो, मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे 2 बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद क्या होता है, फिर मियोसिस सेकेंड होता है। मिटोसिस और मियोसिस ये याद करना आपको। तो मियोसिस सेकेंड जब होता है तो ये 2 से क्या होता है 4 बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इससे 2 बनता है और इससे 2, और बनता क्या मतलब डिवाइड होके, ये 1 है तो डिवाइड होके 2 बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है यहाँ पे बनने का प्रोसेस। तो ये जो 4 बनते हैं इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ये 4 बन गए, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो प्रोसेस आता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का पूरा फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है स्पर्म, अब यहाँ तक तो क्या कहते हैं स्पर्मेटिड्स तक, यहाँ स्पर्मेटिड्स तक तो क्या कहते हैं सर्टोली सेल इनको क्या है मतलब हेल्प करते रहते हैं, इनको न्यूट्रिशमेंट, इनको क्या है नरिश करते रहते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है टेस्टोस्टेरोन। कौन आता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना याद। तो टेस्टोस्टेरोन आता है, उसके बाद पूरा इसका फॉर्मेशन होता है। तो फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इसका हेड है वो लग जाता है, जो टेल है वो लग जाता है, तो ये बन जाता है पूरा स्पर्मेटोजोआ। लेकिन अभी ये क्या था, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। क्या है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और उसके बाद फिर ये आगे जाता है कहाँ पे, जाता है एपिडिडमिस के अंदर, और वहाँ पे पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है कि हमको कब अब यहाँ से निकल के बाहर जाना है, समझ। तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं oogenesis के बारे में। क्या पढ़ते हैं, oogenesis, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ oogenesis, ये फीमेल के अंदर होता है और ओवम बनने का ये पूरा प्रोसेस होता है। तो क्या कहते हैं, जो भी गर्ल है, जो भी लड़की है, अभी वो पैदा नहीं हुई है, बर्थ से पहले ही उसके अंदर क्या होते हैं, PGC सेल होते हैं, यानी प्रीमोर्डियल गैमेट सेल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, प्रीमोर्डियल गैमेट सेल्स होते हैं, ठीक है ना। अभी पैदा नहीं हुई है, अभी बर्थ नहीं हुई है उसके पहले ही। और फिर क्या उनके अंदर क्या होता है, एक तरीके से डिवीजन होने लगता है, समझ रहे। कौन सा डिवीजन होता है, तो वो होता है मिटोटिक डिवीजन। क्या होता है, मिटोटिक डिवीजन। और बहुत सारे क्या बनते हैं, oogonia बनते हैं, समझ रहे ना। चूंकि जब मिटोटिक डिवीजन हो रहा है तो oogonia बनते हैं, यानी ये क्या है, डिप्लॉइड है, समझ रहे हैं ना। यानी इसके अंदर ये 46 क्या कहते हैं क्रोमोसोम है, और ये अपने जैसे बहुत सारे बनाएंगे अभी। तो ये क्या है, लाखों मिलियंस में क्या है, यानी करोड़ों करोड़ क्या है, बहुत सारे oogonia बन के तैयार रहते हैं हर फीमेल के अंदर पैदा होने से पहले। और ये सब कहाँ पे होते हैं, ओवरीज के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं oogonia है, ये फर्दर डिवीजन शुरू करते हैं, यानी अपने आप को बढ़ा रहे हैं इस तरीके से। तो डिवीजन जब शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राइमरी oocyte बनते हैं। और बहुत सारे क्या है, प्राइमरी oocyte बने हुए हैं। कितने, बहुत सारे प्राइमरी oocytes बने हुए होते हैं। उसके बाद क्या, ये प्राइमरी oocyte और आगे अपने आप को डिवाइड करते हैं ताकि एक मैच्योर ओवम बनाए। लेकिन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी से पहले लेकिन क्या है, अभी चूंकि प्यूबर्टी हुई नहीं है, यानी वो लड़की अभी बालिग नहीं हुई है, तो इसलिए क्या होता है, प्राइमरी oocyte का आगे प्रोसेस रोक दिया जाता है, पोज कर दिया जाता है। यानी अभी मियोसिस फर्स्ट ये शुरू करते हैं, लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, यानी सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी बन नहीं पाता है। यानी ये आगे बढ़ा लेकिन अभी आधे में आके रुका हुआ है। मियोसिस फर्स्ट पे ही क्या है, अभी आधा प्रोसेस हुआ है, उसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट, उसी में वो रुका हुआ है, समझ रहे हैं। और कब तक रुका रहता है प्रोसेस, प्यूबर्टी तक, यानी जब तक कि वो लड़की बालिग न हो जाए, बड़ी न हो जाए, तब तक वो प्रोसेस रुका रहता है, यानी आगे डिवीजन नहीं होता है, वैसे ही रहते हैं फॉलिकल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। और यही समझिए, इसी को फॉलिकल्स बोलते हैं कि बहुत सारे फॉलिकल्स हैं।
लेकिन जब प्यूबर्टी हो जाती है, पीरियड्स आने लगते हैं, उसके बाद जैसे ही पीरियड आता है उसके बाद इसका जो रुका हुआ प्रोसेस था उसको दोबारा से चालू कर दिया जाता है। समझ रहे, जब चालू होता है तो क्या बनता है, वहाँ पे सेकेंडरी oocytes बनते हैं। समझ रहे, यहाँ तक तो ये जो क्या था, ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। समझ रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी, और जब क्या कहते हैं ये मियोसिस फर्स्ट हो जाता है तब क्या बनते हैं यहाँ पे सेकेंडरी oocytes, जो कि क्या कहते हैं हेप्लॉइड्स होते हैं, यानी सिंगल पेयर होता है क्रोमोसोम का। और क्या कहते हैं, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई ना, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये शुरू वाली, आगे वाली थोड़ी सी और हम लोग देखते हैं इसकी डिटेल। तो आपने oogonia के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे oogonia PGC से बन जाते हैं। समझ रहे हैं, और किससे बनते हैं, मिटोटिक, ये मिटोलिक नहीं है, ये क्या है मिटोटिक डिवीजन है, मिटोटिक डिवीजन से होते हैं। और क्या बन जाता है, प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। प्राइमरी oocytes क्या है, बन जाते हैं, यानी आप उसको कहते हैं डिप्लॉयड सेल बन जाते हैं। और क्या कहते हैं, हर प्राइमरी oocyte जो होता है वो सराउंडेड होता है, एक क्या कहते हैं लेयर होती है ग्रेनुलोज की, क्या कहते हैं ग्रेनुलोज सेल्स की एक लेयर होती है, उससे वो घिरा रहता है। और उस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कह सकते हैं, या आप फॉलिकल्स कह सकते हैं। आपने पढ़ा ना कई बार कि फॉलिकल्स होते हैं क्या कहते हैं ओवरीज के अंदर, तो फॉलिकल्स क्या हैं, ये जो oogonia है इनको एक सेल, एक स्पेशल टाइप का सेल है, इसको ग्रेनुलोज बोलते हैं, वो उसको घेर के रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं, और उसी को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स या फॉलिकल्स। ठीक है ना। फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉयड। और ये जो फॉलिकल्स बने हुए हैं लाखों में, मिलियंस में हैं, बहुत सारे क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का टाइम है उस वक्त में कितने रह जाते हैं, कितने रह जाते हैं, तकरीबन 60,000 हर ओवरीज के अंदर होते हैं, या 80,000, 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में होते हैं, वो रह जाते हैं। बाकी सब जितने भी होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है। मियोसिस फर्स्ट मैंने आपको दिखाया, तो मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब अभी बच्चा क्या है, अभी बच्चा ने जो बच्ची है अभी वो माँ के पेट के अंदर ही है, अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। सम प्राइमरी oocytes बिगिन मियोसिस फर्स्ट, उसी टाइम पे क्या है मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाता है। लेकिन क्या उसको प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही रोक दिया जाता है, तो पूरी यानी कि ये कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, और वहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडीज और क्या कहते हैं सेकेंडरी oocytes बन नहीं पाते हैं। तो जैसे ही क्या कहते हैं मेंसेस शुरू होते हैं, ए फ्यू प्राइमरी फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड, तो जो क्या कहते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे उनको स्टिमुलेट किया जाता है। कौन स्टिमुलेट करता है, FSH जाके स्टिमुलेट करता है, और क्या होता है रेज्यूम कर देता है, यानी जो उनका डेवलपमेंट हो रहा था, यानी जो क्या कहते हैं मियोसिस फर्स्ट के थ्रू उनका डिवीजन हो रहा था वो पूरी तरीके से शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है कंप्लीट होता है वो। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं ओवुलेशन, तो एवरी मंथ वन ऑफ द एक्टिवेटेड फॉलिकल्स मैच्योर इनटू ए ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो कह रहे हैं कि हर मंथ जो एक्टिवेटेड फॉलिकल्स जो हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है वो क्या होते हैं मैच्योर होते हैं। समझ रहे हैं, जिनको एक्टिवेट किया गया वो मैच्योर होते हैं। तो क्या कहते हैं जो एक्टिवेटेड फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं मैच्योर हो जाते हैं, और कहाँ पे होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर होते हैं, तो वो मैच्योर हो जाते हैं। दी मैच्योर फॉलिकल्स रिलीज ए सेकेंडरी oocyte, और फिर क्या कहते हैं जो मैच्योर क्या कहते हैं
फॉलिकल्स हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सेकेंडरी oocyte, यानी अब जाके यहाँ पे जो क्या कहते हैं म्योसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है और वहाँ पे क्या बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनते हैं और फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं जो आपको मैंने उधर दिखाया था। अब ये जो क्या कहते हैं सेकेंडरी oocyte है ये चूंकि मैच्योर हो चुका होता है और ये जो फॉलिकल्स हैं वो रप्चर होते हैं और ये क्या होता है, जब रप्चर होता है यानी मेम्ब्रेन उनका फटता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये सीधे कहाँ पे आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, ओवरीज से निकल के ये आ जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, समझ रहे हैं। अब उसके बाद आता है प्रोसेस म्योसिस सेकेंड। अब ये म्योसिस सेकेंड और फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ये बाद का प्रोसेस है म्योसिस सेकेंड और फर्टिलाइजेशन पहले का प्रोसेस है। अब ये जो क्या कहते हैं सेकेंडरी oocyte है ये आके ओवम के, अब ये क्या कहते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। अगर ये स्पर्म के साथ में इसकी मीटिंग हो जाती है, स्पर्म इसके साथ में मिल जाता है, इसको पेनिट्रेट करके अंदर इसके घुस जाता है तो कंप्लीट होता है म्योसिस सेकेंड। तब क्या होता है, म्योसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और जो क्या कहते हैं म्योसिस सेकेंड जब कंप्लीट होता है तो एक बनता है वहाँ पे मैच्योर ओवम, समझ रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि फर्टिलाइज हो चुका है और कुछ बनते हैं वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडीज। तो जो पोलर बॉडीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो कहते हैं ओवम है ये आगे प्रोसेस होता है जो कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है और आगे फिर क्या होता है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है वहाँ से एक बेबी का। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है oogenesis का, ठीक है। अगला एक टॉपिक है प्रेगनेंसी। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। और वहाँ क्या कहते हैं कंसेप्शन से लेके चाइल्ड बर्थ तक का जो टाइम है उसको बोला जाता है प्रेगनेंसी, समझ रहे हैं। यानी कि स्पर्म का, यानी कि स्पर्म ओवम के साथ मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब वहाँ से जो पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है, समझ रहे हैं, और जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए इस पूरे टाइमिंग को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन स्पर्म फ्यूज्ड विद ओवम। अब प्रेगनेंसी कब अकर होती है, जब क्या कहते हैं स्पर्म होता है जो फ्यूज्ड हो जाता है ओवम के साथ में और क्या होता है एक जाइगोट बना लेता है, समझ रहे हैं, जाइगोट बना लेता है, तब जाके शुरू होता है वहाँ से क्या, प्रेगनेंसी। अब ये जो जाइगोट क्या है बन गया है ये अब क्या है कई सारे प्रोसेस से गुजरता रहता है, उसमें मल्टीपल सेल डिवाइड, उसमें क्या होता है सेल डिवीजन होता रहता है, समझ रहे हैं। सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरने के बाद एट लास्ट क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है जाके यूट्रस की लाइनिंग में, यानी यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे अब उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और क्या है, इट टेक्स ए मंथ नहीं है, ये 9 मंथ है, इट टेक्स 9 मंथ, या आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली या अबाउट 9 मंथ्स फॉर फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे के पूरी तरीके से डेवलप होने के लिए तकरीबन कितना 9 मंथ लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। और अगर उससे पहले होता है उसको बोलते हैं प्री मैच्योर लेबर, क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर लेबर या प्री मैच्योर बर्थ भी बोलते हैं। अब ये एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एम्ब्रियो किसको कहते हैं, समझ रहे हैं, या आपने कई बार सुना होगा फेटस, तो फेटस किसको बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, एम्ब्रियो इज द चाइल्ड डेवलपिंग इन द यूट्रस इन स्टार्टिंग फ्यू वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होने के बाद उसके कुछ मतलब शुरू के कुछ वीक्स तक यूट्रस के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है ना। एंड फीटस इज द चाइल्ड डेवलपिंग इन यूट्रस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में जो बच्चा डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर उसको बोलते हैं फीटस, क्या बोलते हैं उसको, फीटस बोलते हैं। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है, तो 1 से लेके 12 वीक तक, समझ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि 2 मंथ्स आफ्टर, या आप ये कह सकते हैं आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी हो गई उसके 2 महीने के बाद अब जो बच्चा क्या कहते हैं यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, द फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन फीटस इज रेडी टू कम आउट इज कॉल्ड पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। ये कह रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी का जो फाइनल स्टेज है जिसमें अब बच्चा क्या है, जो फीटस था जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है अब वो बाहर आने के लिए रेडी है एकदम, तो उस टाइम को बोलते हैं पार्चुरेशन, क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, समझ रहे हैं, या उसको चाइल्ड बर्थ का टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, कैसे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि पार्चुरेशन का टाइम कब है, ताकि उसको जो भी मतलब ऑक्सीटोसिन वगैरह लगाने की ज़रूरत है, जो भी दवा वगैरह देने की ज़रूरत होती है तो वो कब दिया जाएगा, कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या हॉस्पिटल लेके जाना है तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। तो अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। औरतें अपना मंथ गिन लेती हैं कि हमारा 9 महीना पूरा होने वाला है या इतने दिन रह गए हैं, या इसको डेज के हिसाब से भी गिन लिया जाता है कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन जब हुआ उसके बाद 280 दिनों के अंदर या उसी के आसपास में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं जो 280 का दिन है उसमें से अगर 15 दिन पहले ही क्या है ये माना जाता है कि अब बच्चे की पैदाइश हो सकती है,
यानी ये कि 265 दिन हो गए, कितने, 300 नहीं कह रहा हूँ, 265 दिन हो गए। उसके बाद से अब समझ लीजिए कि जो दिन है, जो 15 दिन बच रहे हैं, तो इसी को अब क्या मानते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। और इसी में क्या अब केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि अब किसी भी मतलब इन्हीं दिनों में कभी भी क्या है, बच्चे की क्या कहते हैं पैदाइश हो सकती है, उसका क्या कहते हैं चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, बहुत आसान है, वो लिखना है। या पूछ लेता है राइट द प्रोसेस ऑफ oogenesis, या दोनों का पूछ लेता है। मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी लिखिए, या ऐसे लिखता है कि राइट ए नोट ऑन मेंस्ट्रुएशन और फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन एनाटॉमी। ऐसे ही क्या कहते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका पूरा डायग्राम पूछता है, उसका एनाटॉमी पूछता है, या एनाटॉमी के साथ में फिजियोलॉजी भी पूछा जा सकता है। और क्या कहता है ऐसे ही क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पूरा एनाटॉमी मांगता है, डायग्राम मांगता है, ठीक है ना। ऐसे एक टॉपिक और क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करना है, प्रेगनेंसी क्या है उसको डिफाइन करिए, या पार्चुरेशन क्या है उसको डिफाइन करिए। तो सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर दिया है मैंने। कर्नाटका के अंदर इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर, तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। 2023 के अंदर पूछा गया था राइट ब्रीफली ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा। महाराष्ट्र में पूछा डिस्क्राइब फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन का पूरा जो फेज है, अलग अलग स्टेप्स हैं वो बताना है। बीटी यूपी 2024 के अंदर क्या पूछा, राइट ए नोट ऑन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के ऊपर एक नोट लिखिए। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक्स थे, ये जो चैप्टर था और ये जो सब्जेक्ट था, ये तीनों आज कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने पूरे लगन के साथ में इन सारी चीज़ों को पढ़ाई किया है। और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो सफ़र रहा पूरा एक फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पढ़ने तक का, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और मैंने पढ़ाने में क्या मिस्टेक्स की, यानी मुझे और क्या अपने अंदर चेंजिंग लानी चाहिए, वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं तो आप ही जान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को खुद आदमी को अपनी गलतियां, अपनी कमियां नज़र नहीं आती हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे और क्या अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए पढ़ाई को लेकर, कैसे मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता हूं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके लिए आगे भी बहुत कुछ करने वाला हूं और जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा बहुत जल्दी में। और इसी के साथ में इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।